Hello students, welcome back to my channel Political Science for College Student। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दे रही हूं और वो है भारत में मौलिक अधिकार। स्टूडेंट्स, हमारी जो लड़ाई है, जो हमारा संघर्ष है, वो प्रारंभ से ही हमारे अधिकारों को लेकर है। इतना बड़ा स्वतंत्रता संघर्ष हुआ और अन्य हमारी इतनी जो हमारी जद्दोजहद जिसको कहे हम प्रयास करते हैं, वो अपने अधिकारों के लिए करते हैं। तो आज मैं आपको भारत में मौलिक अधिकार के बारे में बताती हूँ। स्टूडेंट्स, हमारे संविधान में एक तो हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे संविधान में ही हमको अधिकार प्रदान कर दिए। जिन अधिकारों को बहुत लंबी लड़ाई के बाद में पाया जा सका, वो सारे अधिकार हमको हमारे संविधान ने आसानी से हमें प्रदान कर दिए हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारे यहाँ नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार मिले हुए हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसमें खास बात यह है कि पहले हमारे यहाँ 7 अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया और इसे संविधान के अनुच्छेद 301 के अंतर्गत कानूनी के अधिकार के रूप में दे दिया गया। यानी संपत्ति हम रख तो सकते हैं, लेकिन हम अत्यधिक संपत्ति नहीं रख सकते, हमें बतानी होगी, उस पर हमें टैक्स भरना होता है। तो ये हमारा मौलिक अधिकार नहीं है। सरकार यदि चाहे तो राज्य हित में इसको ले सकती है। कोई अधिक जमीन है या उस पर, तो उसको भी क्षतिपूर्ति के साथ में उसको ले सकती है। राज्य हित में वो इस प्रकार का कदम उठा सकती है। स्टूडेंट्स, अन्य कुछ तथ्य भी हैं इससे जुड़े हुए। एक तो ये कि जो मौलिक अधिकारों का जो अध्याय है, वो हमारे यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रेरित होकर लिया गया है, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में इसी प्रकार से 10वां संशोधन हुए थे संविधान बनने के बाद में, और वहां पर मौलिक अधिकारों को जोड़ा गया था। दूसरी चीज यह है कि हमारा जो संविधान का भाग 3 है, उसमें 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया है। इसके अलावा इसमें संशोधन हो सकता है और राष्ट्रीय आपात के समय यानी अनुच्छेद 352 के समय यदि ये लागू होता है तो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़ करके बाकी मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है। इसके बारे में मैं आपको बाद में जो इसकी स्लाइड करूंगी उसमें आपको मैं बताऊंगी। इसके अलावा जो मूल संविधान है, जैसे मैंने आपको बताया अभी कि उसमें 7 अधिकार थे और 44वां अधिवेशन द्वारा संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार केवल बना दिया गया। 31वां जो अनुच्छेद है उस और 19F जो है उसको अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते हैं सबसे पहला जो अधिकार है समानता का अधिकार। इसमें जो अनुच्छेद, देखिए मैंने आपको अनुच्छेद 12 से लेकर 35 बताए। जो 12 और 13 हैं उसमें अधिकारों की व्याख्या दी हुई है कि मौलिक अधिकार क्या है। तो मौलिक अधिकार क्या है? जो अधिकार हमें संविधान के द्वारा मिले हुए हैं और जिन अधिकारों की रक्षा का दायित्व भी संविधान लेता है। यानी यदि हमारे अधिकारों का हनन होता है तो न्यायपालिका उनके लिए हमारे लिए हमेशा तैयार है। हम उसके न्यायपालिका में याचिका प्रस्तुत कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। वो मैं आपको अभी जो लास्ट का अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उसमें आपको विस्तार से बताऊंगी। तो अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता दी गई है और इसका अर्थ है कि राज्य में सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून का बनेगा। एक समान कानून सब पर लागू होगा और सबको कानून जो है उसका समान संरक्षण मिलेगा। अनुच्छेद 15 जो है वो सामाजिक समानता, यानी प्रत्येक व्यक्ति चाहे किसी धर्म का हो, नस्ल, जाति, लिंग, कहीं भी उसका जन्म हुआ हो, बिना किसी भेदभाव के उसको सभी कोई भी उसके साथ भेदभाव नहीं होगा। कहीं भी सार्वजनिक स्थान पर वो जा सकता है, सार्वजनिक कोई भी जगह वो जा सकता है और सार्वजनिक स्थान पर वो भाग ले सकता है किसी कार्य में भी। अनुच्छेद 16 जो है वो लोक नियोजन के विषय में अफसर की समानता है, यानी किसी भी पद पर नियुक्ति के संबंध में उसे समान अवसर प्रदान किया जाएगा। किसी भी प्रकार से उसके साथ भेदभाव नहीं होगा। लेकिन अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लिए 16D में कुछ प्रावधान किए गए हैं। तो उनके लिए अलग से आरक्षण की व्यवस्था और जो आता है वो इसके अंतर्गत आता है।
अनुच्छेद 17 जो है वो है अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत का अंत है। यदि कोई इसको लागू करता है तो दंडनीय अपराध माना गया है, वो न्यायालय में इसके विरोध में याचिका प्रस्तुत कर सकता है। फिर है अनुच्छेद 18, इसमें उपाधियों का अंत है, यानी सेना और विद्या संबंधी उपाधि जैसे परमवीर चक्र है या विद्या संबंधी जो उपाधि है पद्म विभूषण वगैरह ये तो दिए जा सकते हैं, लेकिन किसी को धन के आधार पर या अन्य किसी आधार पर उपाधि नहीं दी जा सकती, क्योंकि इसमें भी समानता के अधिकार का उल्लंघन होता है। स्टूडेंट, अगला जो अधिकार है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसको हम कहें कि मैंने अभी बताया अधिकारों की लड़ाई, तो मुख्य जो है हमारी स्वतंत्रता के अधिकार की लड़ाई है। तो अनुच्छेद 19 जो है उसमें 7 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख था, लेकिन अब 6 है। मैंने आपको बताया 19F जो है वो हट गई है, संपत्ति के अधिकार की स्वतंत्रता थी। तो इसमें हमारी सबसे पहली है भाषण की स्वतंत्रता यानी बोलने की आजादी। हम बोल सकते हैं, ये नहीं कि हम अपशब्द किसी के लिए बोले, हम बोल सकते हैं, बोलने की हमें आज़ादी है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जिसको हम कहें। दूसरा है कि अभिव्यक्ति स्वतंत्रता में प्रेस की स्वतंत्रता, भाषण की स्वतंत्रता भी आती है। शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित होना, सभा करने की स्वतंत्रता है। तीसरा है संघ बनाने की स्वतंत्रता। हम जो जैसे राजनीतिक दल बनते हैं, सामाजिक आर्थिक संघ बनते हैं, वो इसके अंतर्गत ही बनते हैं स्टूडेंट्स। और देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता है। पहले कश्मीर इसमें एक अपवाद था, लेकिन धारा 370 हटने के बाद में जो पिछले वर्ष हटाई गई थी, तो उसके बाद में 5 अगस्त को पिछले वर्ष ये कार्य किया गया था। तो इसके बाद में अब पूरे भारत में हम निर्बाध गति से आ जा सकते हैं। और इसी प्रकार से जो अगला है कि देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता हमें है। ये भी हमें धारा 370 के बाद कश्मीर में भी हमें सुविधा मिल गई है। और कोई भी व्यापार और आजीविका चलाने की यहाँ पर भी कश्मीर जो हमारे लिए पहले अपवाद था, जम्मू कश्मीर, लेकिन अब वो हमें स्वतंत्रता पूरी तरह से मिल गई है। स्टूडेंट, अगला जो है अधिकार, इसी का जो अगला पार्ट है कि अनुच्छेद 20 के अंतर्गत की अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, कि इसके तहत 3 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है। पहला है किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक बार ही सजा मिलेगी, यानी अपराध व्यक्ति ने उसको सजा यदि पहले मिल गई है तो बाद में दोबारा उसको सजा नहीं मिलेगी। दूसरा है अपराध करते समय जो कानून है उसी के तहत सजा मिलेगी, ना कि कोई कानून पहले बना है या बाद में बना है। यानी जब उसने अपराध किया, चाहे उसको सजा बाद में मिल रही है, 10 साल बाद मिल रही है, लेकिन जब उसने अपराध किया है उसके तहत ही उसको सजा मिलेगी। अगला है कि किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। फिर अनुच्छेद 21 है, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और ये आपातकाल स्थिति में बाधित नहीं होता, कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, यानी किसी भी व्यक्ति को विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और वैयक्तिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। और यानी व्यक्ति करता है अपने प्राणों के लिए सब कुछ कर रहा है, तो उससे उसे वंचित नहीं किया जा सकता। इसके अलावा अनुच्छेद 21 के है, यानी राज्य में 6 से 14 वर्ष तक के आयु के जो बच्चे हैं उनको राज्य विधि द्वारा अवधारित करे और निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उनको उपलब्ध करवाएगा। ये एक संशोधन भी बाद में हुआ है 2002 में। तो इसके अलावा अनुच्छेद 22 के अंतर्गत कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण है। अगर कोई व्यक्ति को मनमाने ढंग से हिरासत में लिया गया है तो 3 प्रकार से स्वतंत्रता उसको दी गई है। हिरासत में लेने का कारण उसको बताना होगा, 24 घंटे के अंतर्गत आने जाने का समय छोड़ करके उसे दंड अधिकारी के समक्ष या न्यायालय मजिस्ट्रेट के समक्ष उसको पेश करना होगा, और उसे अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का भी अधिकार होगा। लेकिन यहाँ पर कुछ अपवाद है स्टूडेंट्स, कि जो जैसे आतंकवादी वगैरह होते हैं या जो इस तरह से संलग्न होते हैं किसी अपराध में, तो वो निवारक निरोध के अंतर्गत उनको लिया जाता है। और इसके अंतर्गत ये है कि जो अनुच्छेद 22 का खंड 3, 4, 5, 6 है, इसमें इसका उल्लेख है कि निवारक निरोध के अंतर्गत यदि किसी व्यक्ति को अपराध करने के पूर्व ही गिरफ्तार किया गया है, यानी उसे पता चल गया है कि ये बम ब्लास्ट करने वाला है या ये कोई घटना इस तरह की घटने वाला है, तो उसको इसके अंतर्गत गिरफ्तार किया गया है, तो उसका अपराध रोकने का उसको बिना उसके मतलब उसको लिया जा सकता है उस व्यक्ति को। तो ऐसे व्यक्ति के साथ में ये वाला जो नियम है वो लागू नहीं होता। तो निवारक निरोध जैसे मीसा, पोटा वगैरह है, टाडा है, इसके अंतर्गत यदि किसी को लिया गया है तो उसका अधिकार जो है वो
सीमित हो जाते हैं। अगला जो अधिकार है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। स्टूडेंट्स, अनुच्छेद 23 के अंतर्गत ये साफ हमारे यहाँ संविधान में लिखा हुआ है कि मानव के दुर्व्यवहार, व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध निषेध किया गया है। यानी किसी भी व्यक्ति की खरीद बिक्री नहीं होगी। व्यक्ति वस्तु तो है नहीं, ना उससे कोई बेगारी कराई जाएगी, ना इसी प्रकार का कोई जबरदस्ती उससे श्रम कराया जाएगा, वो भी निषिद्ध माना गया है और इसे विधि के अनुसार दंडनीय अपराध माना गया है। लेकिन राष्ट्रीय सेवा के लिए किसी को बाध्य किया जा सकता है। इसी प्रकार अनुच्छेद 24 के अंतर्गत जो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं उनको किसी ऐसी जगह नहीं रखा जा सकता जहां पर उनके लिए जोखिम भरा काम हो, उनके जीवन को खतरा हो। कोई खानों में, कारखानों में उनको नियुक्त नहीं किया जा सकता, उसको किसी सामान्य कार्य में उनको लिया जा सकता है। स्टूडेंट, अगला जो अधिकार है वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 के अंतर्गत अंतःकरण की स्वतंत्रता मिली हुई है। यानी हम अपने जो धर्म हम मानते हैं, जिस भी धर्म को, उसको हम मान सकते हैं, आचरण करें उसके अनुसार, उसका हम प्रचार कर सकते हैं। और किसी भी व्यक्ति को, किसी भी धर्म को कोई भी व्यक्ति मान सकता है, जिस धर्म को वो, उसकी आस्था जिस भी धर्म में होती है। इसी प्रकार अनुच्छेद जो 28 है वो हमें धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता देता है। यानी कोई भी व्यक्ति अपने धर्म की संस्थाओं की स्थापना कर सकता है, उनका पोषण कर सकता है, विधि सम्मत संपत्ति का अर्जन कर सकता है। यानी उसके लिए कोई पैसा यदि आवश्यकता है तो वो चंदा इत्यादि इकट्ठा कर सकता है, उपहार में ले सकता है वो किसी से। अनुच्छेद 27 जो है वो कहता है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता जिसकी आय किसी विशेष धर्म या संप्रदाय की उन्नति या पोषण को व्यय करने के लिए विशेष रूप से निश्चित कर दी गई है। यानी वो ये नहीं कह सकता राज्य की आपको ये देना है क्योंकि ये किसी विशेष धर्म के लिए पैसा आपको देना है, ऐसा बाध्य नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे यहाँ पर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। इसी प्रकार जो अनुच्छेद 28 है वो है कि राज्य विधि से पूर्णतः पोषित किसी भी शिक्षा संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ऐसे शिक्षण संस्थान अपने विद्यार्थियों किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने या किसी धर्म उपदेश को बलात् सुनने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। स्टूडेंट, अगली जो विषय वो है अधिकार है हमारा, वो है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 29 में ये कहा गया है कि अल्पसंख्यक जो हैं उनके हितों का संरक्षण करने के लिए अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है और इसके आधार पर वह किसी सरकारी शैक्षिक संस्था में प्रवेश उसका रोका नहीं जा सकता कि यह इस जाति का, इस धर्म का है। यानी चाहे उसकी संख्या कम हो, ज़्यादा हो, उसको उसमें प्रवेश या देना ही होगा, या जो भी सार्वजनिक संस्था है उसमें उसको प्रवेश देना होगा। इसके अलावा जो अनुच्छेद 30 है वो शिक्षा संस्थाओं की स्थापना, प्रशासन करने अल्पसंख्यक वर्गों के अधिकार के लिए, यानी कोई भी जो अल्पसंख्यक वर्ग है वो अपनी शैक्षणिक संस्था चला सकता है और सरकार उसको जो अनुदान देती है उसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकती है। इसके अलावा स्टूडेंट, अगला जो अधिकार है जिसको हम कहें संविधान की आत्मा, जैसे जो अंबेडकर हैं उन्होंने तो उसको आत्मा कहा है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और जैसे मैंने आपको शुरू में कहा था कि मौलिक अधिकार इसलिए मौलिक हैं क्योंकि संविधान ने हमें ये दिए हैं प्रत्येक भारतीय नागरिक को, और संविधान इनकी रक्षा का दायित्व भी लेता है। यानी यदि हमारा कोई उल्लंघन होता है हमारे अधिकार का, हमें अधिकार का हनन होता है, तो हम न्यायपालिका में इनके लिए सुनवाई के लिए जा सकते हैं, अपनी याचिका प्रस्तुत कर सकते हैं। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत इस प्रकार का उल्लेख है स्टूडेंट्स। और मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए 5 रिट न्यायालय जो जारी कर सकता है। इसमें सबसे पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी किसी भी व्यक्ति की प्रार्थना पर यह जारी किया जाता है कि उसको अवैध रूप से यदि बंदी बनाया गया, यदि वह ये समझता है तो 24 घंटे के अंतर्गत आने जाने का समय छोड़कर न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने उसकी पेशी होगी और उसको अब उसका कारण बताया जाएगा कि तुम्हें इस कारण से बंदी बनाया गया है। इसी प्रकार दूसरा जो है परमादेश, ये उस समय लेख जारी किया जाता है जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता और उसको ये आज्ञा दी जा सकती है कि वह अपने कर्तव्य का निर्वाह करे। इसके अलावा तीसरा जो है प्रतिषेध लेख, यानी प्रतिषेध रोकना, कि जो आज्ञा पत्र सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, जो निम्न न्यायालय है, अर्ध न्यायिक न्यायालय, उनको जारी करते हैं कि इस मामले में वो अपने यहाँ कार्यवाही ना करें क्योंकि ये उनके अधिकार क्षेत्र में है ही नहीं है।
इसके अलावा उत्प्रेषण लेख है, ये जो अधीनस्थ न्यायालय को निर्देश देते हैं उच्च न्यायालय की ये जो लंबित मुकदमे हैं ये वरिष्ठ न्यायालय में इनको भेजा जाए, ये वहाँ पर उनका जो सुनवाई है वो नहीं की जाए। और लास्ट लेख है अधिकार परीक्षा, यानी कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य कर रहा हो जिसको कार्य करने का उसको वैधानिक अधिकार ही नहीं है, तो न्यायालय उस एक आदेश के द्वारा, अधिकार परीक्षा आदेश के द्वारा उससे ये पूछते हैं कि आप किस अधिकार से इस कार्य को कर रहे हैं, और यदि वह संतोषजनक इसका कार्य उसे नहीं लगता तो वह इस प्रकार का जो आदेश है वो दे सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये तो हुई हमारे मुख्य अधिकार। अब है अधिकारों का मूल्यांकन। तो स्टूडेंट, ये मेरा पहला पार्ट है इसका, मौलिक अधिकारों का। आप दूसरा पार्ट इसका देखेंगे। स्टूडेंट्स, आप मेरे वीडियो को जो है लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करें, बेल का बटन दबाएं, इसमें ऑल का आप बेल का जो आइकन है उसको दबाएं, ऑल का बटन आप दबाएं, जिससे कि आपको मेरे आगे के वीडियो मिले। ये आपको फर्स्ट पार्ट है इसका। सेकंड पार्ट में मैं इसका आपको मूल्यांकन, इसकी आलोचना इत्यादि से पूरा परिचय आपको करवाऊंगी। तब तक के लिए आशा है आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा और आप नेक्स्ट वीडियो जो है उसको जरूर देखें, जिससे इसकी अगली स्लाइड, इसी क्रम में आपको इसकी अगली स्लाइड मिलेगी।